हेलो फ्रेंड्स, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय डग झालावाड़ के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आपको हिंदी साहित्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो 12वीं का सिलेबस रखा है उसके बारे में आपसे परिचित कराना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं में हिंदी साहित्य में कौन कौन सी पुस्तक, काव्यशास्त्र के कौन कौन से टॉपिक रखे हैं, वह हिंदी साहित्य का जो संक्षिप्त इतिहास है जो 16 नंबर का है, जिसमें स्टूडेंटों को सबसे ज़्यादा परेशानी आती है। जबकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो सिलेबस रखा है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, वो सबसे सरल टॉपिक है, जिसमें 4 क्वेश्चन आते हैं। उनके बारे में मैं आपसे जानकारी करूंगा। एक बार आप पहले थोड़ा पूरा पाठ्यक्रम देखें जो 80 नंबर का है। इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रथम पुस्तक जो रखी है वो रखी है सरयू, जिसका अंक विभाजन है 32। दूसरी है मंदाकिनी, जिसका अंक विभाजन है 16। और एक काव्यशास्त्र जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 16 अंक का रखा है, वह चौथा चैप्टर है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। सोलह अंक का रखा है। ये टोटल आपका 80 अंक का है, जिसमें 20% सत्रांक जाते हैं, कुल मिलाकर 100 नंबर का। और अपनी कोशिश रहेगी कि हिंदी साहित्य में अपन 100 में से लगभग 95 नंबर तक टारगेट करेंगे इस YouTube चैनल के माध्यम से। और मैं आपको हिंदी साहित्य के बारे में ऐसी चीजें बताऊंगा जिसमें 4 क्वेश्चन आते हैं, 4-4 नंबर के, और बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं। पर स्टूडेंट क्या समझते हैं कि सर ये सवाल कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया, हमें तो कुछ पता ही नहीं लगा। जबकि ये जो सिलेबस है, हमारे जो ये किताबें हैं सरयू और मंदाकिनी, इसके अंदर जो राइटर्स रखे गए हैं उन्हीं से आते हैं चारों सवाल। और चारों के चारों सवाल बहुत सरल सवाल होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पुस्तक में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्या क्या सिलेबस रखा है। इसका मिटाने का संक्षिप्त इतिहास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यह पुस्तक 16 अंक की रखी है, जिसमें आपको 4 लघुत्तरात्मक सवाल आएंगे जिनकी सब सीमा होगी 80 शब्द, जिसमें 4 प्रश्न होंगे जो कि 4-4 अंक के होंगे। 4 गुणा 4 बराबर 16। और ये 16 अंक अपन को 16 में से अपन 16 प्राप्त कर सकते हैं अगर इसमें थोड़ी सी भी मेहनत की जाए। तो इन हिंदी साहित्य के संक्षिप्त इतिहास में अपन 16 में से 16 अंक प्राप्त कर सकते हैं। और इस पुस्तक के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 11वीं और 12वीं दोनों को रखा है, जिसमें 4 चैप्टर है, जिसमें से पहला चैप्टर है आदिकाल, दूसरा चैप्टर है भक्ति काल, और तीसरा चैप्टर है रीतिकाल, व चौथा चैप्टर आधुनिक काल। जो आदिकाल है, भक्ति काल है और रीतिकाल है, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 11वीं में रखे हैं। ये तीनों चैप्टर्स जो हैं कक्षा 11वीं, कक्षा 11वीं, ये तीनों चैप्टर आपने कक्षा 11वीं में पूर्व में पढ़ लिए होंगे। और कक्षा 12वीं में आपको सिर्फ ओनली आधुनिक काल, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल पढ़ना है। अगर इतिहासकारों की माने, हिंदी साहित्य के इतिहासकारों की माने, तो जो इनका काल विभाजन किया है, आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक का जो काल विभाजन किया है, वो 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत, 1375 से 1700 विक्रम संवत, 1700 से
1900 विक्रम संवत। ये सारी जो डेटें हैं आलोचकों ने विक्रम संवत में रखी हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये डेटें ही सर्व विश्वसनीय मानी जाती हैं हिंदी साहित्य के अंदर। चौथा जो चैप्टर है वो आपका 1900 ईस्वी से मानते हैं इसको, ईस्वी से 1850 से मानते हैं, 1850 ईस्वी से आज तक, यानी कि 1850 से लेकर आज तक जो भी हिंदी साहित्य के अंदर जो साहित्य लिखा गया है वो सारा का सारा साहित्य आधुनिक काल के अंदर आता है। और इसको साहित्यकारों ने काफी भागों में डिवाइड किया है, जिसमें गद्य भी है, पद्य भी है। आदिकाल से लेकर रीति काल तक हिंदी साहित्य के अंदर जो लिखा गया था वो पद्य भाग लिखा गया था। पद्य भाग यानी कि कविता। उस टाइम तक हिंदी साहित्य में गद्य की शुरुआत नहीं हुई थी। गद्य की शुरुआत की जो आधार रेखा मानी जाती है वो मानी जाती है 1850 यानी कि आधुनिक काल से। और जब हिंदी साहित्य के अंदर गद्य लिखा गया तभी से थोड़ा सा परिवर्तन आया, थोड़ी सी नई विचारधाराएं आई, समाज के प्रति जागरूक कवि हुए, तो इसलिए इस युग का नाम हमने आधुनिक काल, यानी कि हम जाग गए। पहले हम राजा महाराजाओं की गुलामी वगैरह किया करते थे, पर जैसे जैसे परिवर्तन होता गया समाज में वैसे वैसे कवियों में भी चेंज हुआ और 1850 ईस्वी से लेके आज तक जो हम साहित्य पढ़ते हैं वो हिंदी साहित्य के अंदर आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है, जिसको विचारकों ने अलग अलग नाम दिए हैं। आधुनिक काल के अंदर काफी चैप्टर्स हैं। आधुनिक काल में दो भागों में बांटा है। आधुनिक काल 1850 ईस्वी से आज तक, यानी कि जो भी साहित्य अब लिखा जा रहा है वो सारा का सारा आधुनिक काल में प्रयुक्त किया जाता है। और जिसमें आधुनिक काल में दो रेखाएं भाग यानी कि विभाजन चलते हैं। एक तो चलता है आपका पद्य भाग और एक है आपका गद्य भाग। जो ये पद्य भाग है ये तो आदिकाल से ही चला आ रहा है, लगभग कविता, जिसे अपन कविता कह सकते हैं। कविता की शुरुआत लगभग 1050 से लेकर और आज तक भी है। और जो गद्य काल है इसकी शुरुआत हिंदी साहित्य में 1850 के लगभग से मानी जाती है। इसके अंदर आपकी कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, आलोचना, बहुत सारी गद्य की विधाएं हैं, उनके बारे में आगे बात करूंगा आपसे। फिलहाल अपन पद्य यानी कविता के इतिहास के बारे में बात करेंगे कि हिंदी साहित्य का जो पद्य भाग है आधुनिक काल के बाद में काफी सारे भागों में बांटा गया है आलोचकों के द्वारा। और जो ये डेट है 1850 हिंदी साहित्य के आलोचकों ने अलग अलग मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1850 माना है और इस 1850 के पीछे एक किंवदंती है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म है ये 1850 में, इसलिए अपन ने 1850 से मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। एक और विचारक है जो डॉक्टर नगेंद्र हैं, उन्होंने 1857 डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा 1857 का एक लॉजिक रहता है कि हमारे यहाँ भारत के इतिहास में एक उथल पुथल हुई थी कि 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इसलिए भी हम इस तारीख को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। ये दोनों तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म और ये 1857 यानी कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, इसलिए भी अपन इस काल को आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। इसमें अपन पद्य कविता के बारे में आज बात करेंगे, बाकी अपन पीछे बात करेंगे। कविता का इतिहास, जैसा कि मैंने पहले आपको चैप्टर का नाम बताया था
कि अपन हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पढ़ेंगे, जो कि अपने कक्षा 12वीं तक काम आएगा। आगे कंपटीशन आरपीएससी वगैरह के में इससे पार नहीं पड़ेगी, काफी बड़ा सिलेबस होता है। अपन को तो सिर्फ 4-4 के हिसाब से 16 अंक प्राप्त करने हैं, इसलिए अपन उतना ही पढ़ेंगे जहां तक कि अपना काम आए। 16 अंक तक प्राप्ति करनी है अपन को, ज्यादा विद्वान नहीं बनना है। ये काफी बड़ा चैप्टर्स है और काफी आलोचकों ने काफी किताबें लिखी हैं इसके ऊपर। कविता का इतिहास में अगर मैं शुरुआत से करूं तो सबसे पहले आता है भारतेंदु काल। भारतेंदु काल, जिसका आलोचकों ने 1850 ईस्वी से 1900 तक का टाइम माना है, समय माना है। दूसरा आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग, जिसका समय 1900 ईस्वी से 1918, कुछ विद्वान 17 भी मानते हैं, कुछ 16 भी मानते हैं। तीसरा जो जिसे हम कह सकते हैं कविता का इतिहास में सबसे बड़ा काल रहा है, छायावाद। छायावाद के अंदर काफी सारा साहित्य लिखा गया है और जिसका समय 17 या 18 से 1936 तक मानते हैं विद्वान। चौथा जो है आपका प्रगतिवाद, प्रगतिवाद जिसकी समय सीमा 1937 से 1943। पांचवा है प्रयोगवाद, जिसको अपन 1943 से 1950 के लगभग मानते हैं। और 1950 तक आते आते भारत को स्वतंत्रता मिल जाती है। स्वतंत्रता मिलने के बाद में साहित्य में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और इसके बाद जो कविता का इतिहास आता है वो आता है नई कविता के नाम से। नई कविता 1950 से 1960 के लगभग तक मानते हैं। काफी बात चले हैं कविताओं के, पर अपने जो 12वीं तक का जो साहित्य है उसमें ये जो 5-6 चैप्टर हैं ये काफी महत्वपूर्ण है। इनमें से लगभग आपको 2 सवाल मिल जाएंगे, यानी कि 8 नंबर के सवाल आपको यहीं से प्राप्त हो जाएंगे और आपको बंद कर ले, क्या बता रहे हो। हिंदी साहित्य में जो 5-6 बाद है कविता के अंदर वो आता है नई कविता। नई कविता इसे हम लगभग 1950 के बाद काफी सारे कविता में बाद आए हैं। तो ऐसे करके हिंदी साहित्य का जो कविता का इतिहास है आलोचकों ने इस हिसाब से इसको डिवाइड किया है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण आपके 6 युग है ये, इन 6 युगों में से आपको 2 क्वेश्चन यानी कि 4 और 4 8 नंबर की प्राप्ति हो जाएगी। 8 नंबर के सवाल यहां से आ जाते हैं। 2 सवाल इसमें से लगभग आ ही जाते हैं और 2 जो सवाल आते हैं वो आते हैं गद्य के इतिहास में से। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिर्फ भारतेंदु युग के कवियों के बारे में और इसके जो साहित्य की प्रवृत्तियां या विशेषताएं उनके बारे में बात करूंगा। बाकी अगले वीडियो में आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी युग है, छायावाद है, 2 युग ये पढ़ाऊंगा। फिर उससे अगले वीडियो में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता के बारे में बात करूंगा। आज सिर्फ मैं भारतेंदु युग के बारे में बात करूंगा। पहला जो अपना है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग जिसका समय 1850 से 1900 ईस्वी तक माना गया है, जिसके अंदर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो भारतेंदु युग नाम दिया है। डॉक्टर नगेन ने इसको जागरण काल, जागरण काल भी इसी का दूसरा नाम है।
जो डॉक्टर नगेंद्र ने दिया है, इसके अंदर भारतेंदु युग में 1850 से लेके 1900 तक ईस्वी तक जो भी कविताएं लिखी गई वो सारी की सारी इसी युग में आती है। और आप देखो 1850 में देश आजाद नहीं हुआ था। देश की आजादी के लिए जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो काफी प्रयास कर रहे थे। स्वतंत्रता सेनानी तो अपनी तलवार से प्रयास कर रहे थे और जो कवि थे वो अपनी कलम से प्रयास कर रहे थे कि देश को कैसे भी अंग्रेजों से आजादी मिल जाए। उसी टाइम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म होता है 1850 के अंदर, और उन्होंने 10-15 साल की आयु में ही अच्छी अच्छी कविताएं लिखना शुरू कर दिया। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के साथ में काफी उनके मित्र भी थे, जैसे बद्री नारायण चौधरी और प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी वगैरह, इनके साथ काफी मित्र मंडली थी। उन्होंने जो कविताएं लिखी इस युग में वो सारी की सारी कविताएं राष्ट्रीयता के ऊपर लिखी गई। समाज में उस समय 1850 से लेके 1900 तक, या जब तक देश आजाद नहीं हुआ था 1950 तक, सबसे ज्यादा जो हमें साहित्य के अंदर जरूरत थी वो थी राष्ट्रीयता की, क्योंकि देश आजाद नहीं हुआ था। और एक राष्ट्रीयता ऐसा शब्द है जिसके अंदर संपूर्ण भारतीयों की जो विचारधारा है वो समाहित है कि कैसे भी करके हमारा देश आजाद होना चाहिए। और इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के साथ जो मित्र मंडली थी उन्होंने जितनी भी कविताएं लिखी वो सारी की सारी राष्ट्रीयता के ऊपर लिखी। जैसे एक दो कविताओं के नाम मुझे याद है, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी के अंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, मतलब जो अंग्रेज हमारे यहाँ चौपट कर रहे थे कि हमारे यहाँ का माल जाल जो धन वगैरह था वो विदेशों में लेके जा रहे थे, वो इस नाटक के अंदर लिखा है। भारत दुर्दशा जो कविता है उसके अंदर जो भारत की स्थिति अंग्रेजों के द्वारा हुई थी उसके बारे में बताया है कि अंग्रेजों ने हमारा जो शोषण है वो किस प्रकार किया। तो इस युग में लगभग आपको कक्षा 12वीं तक 4 कवि याद करने हैं। 4 कवियों में से आप एक भारतेंदु हरिश्चंद्र को याद करें, दूसरा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, तीसरा राधाचरण गोस्वामी और चौथा प्रताप नारायण मिश्र। ये 4 कवि ही आपको याद करने हैं जो अपने सिलेबस में है। और भारतेंदु युग में जो कविताएं लिखी गई थी, सबसे बड़ी बात यह है कि उन कविताओं की क्या क्या विशेषताएं रही थी। तो इन विशेषताओं के बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूं कि भारतेंदु युग में जो कविताएं लिखी गई थी उनकी जो सबसे पहली जो प्रवृत्ति या विशेषताएं थी वो थी राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता के अंदर एक ऐसा शब्द समाहित है कि पूरा राष्ट्र एक हो जाए। उधर तो स्वतंत्रता सेनानी अपनी तलवार से युद्ध वगैरह की चहल पहल कर रहे थे, इधर जो कवि थे वो अपनी कलम से जनता में जागरूकता कर रहे थे कि कैसे भी करके भाई अंग्रेजों से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए। इसलिए इन्होंने जो भारतेंदु युग में जो कविताएं लिखी गई वो सारी की सारी राष्ट्रीयता के ऊपर लिखी गई। दूसरी जो विशेषता है वो है सामाजिकता। सामाजिकता, अगर हम 1850 के आसपास ईस्वी की बात करें तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा अशिक्षा, गरीबी, बाल विवाह, बहुत सारी कुरीतियां ऐसी थी जिनका कवियों का पर ध्यान गया कि हमारे भारत में सबसे ज्यादा अशिक्षा है, बेरोजगारी है, गरीबी है, कुरीतियां हैं। कुरीतियों को तो आप जानते हैं, अपन सभी जानते हैं, क्योंकि अपन सब गांवों से निवास करते हैं या फिर अपन शहर से भी निवास करते होंगे तो देखा होगा कि गांवों में बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, मृत्यु भोज है, छुआछूत है। तो ये बहुत सारी ऐसी कुरीतियां थी जिन पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी या उनके मित्र मंडली ने ध्यान दिया कि भाई अब हम थोड़ा सा पढ़ लिख गए, इसलिए इन कुरीतियों को छोड़ा जाए। तीसरी जो बात आती है वो इस युग में ये आती है कि भक्ति भावना। क्योंकि थोड़ा सा हमें समाज में भक्ति भावना अगर करेंगे तो समाज में अच्छी विचारधारा का जन्म होगा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी अपनी कविताओं में थोड़ा सा भक्ति भावना की ओर भी ध्यान दिया था। चौथा जो बिंदु है वो हम कह सकते हैं कि आधुनिक काल की जान है या भारतेंदु युग की जान है, जिसे मैं तो यही कहूंगा कि आधुनिक काल की ही जान है कि गद्य के अंदर खड़ी बोली, जिसका पहली बार प्रयोग हुआ था हिंदी साहित्य के अंदर, वह पद्य के अंदर ब्रजभाषा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जब युग आता है या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जन्म के बाद में खड़ी बोली, गद्य के अंदर सबसे पहले जो खड़ी बोली का प्रयोग किया था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो गद्य की विधाएं हैं, जैसे निबंध है,
काफी सारे निबंध लिखे हैं वो गद्य भाषा में लिखे हैं, और जो कविताएं लिखी हैं वो पद्य भाषा के अंदर लिखी हैं। जबकि खड़ी बोली का जो विकास हुआ है, खड़ी बोली एक ऐसी बोली होती है जिसको आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, हिंदी भाषी क्षेत्र में जाएंगे तो आप आराम से समझ सकते हो। जबकि ब्रज भाषा को तो ब्रज वाला ही समझेगा, अवधि वाले भाषा को अवधि वाला ही समझेगा, पर जो खड़ी बोली एक ऐसी बोली है जिसको अपन हिंदी भाषी जो क्षेत्र, उत्तर भारत के जितने भी क्षेत्र हैं उन सब में अगर आप खड़ी बोली बोलेंगे तो अगला आदमी आपकी भाषा को समझ जाएगा। इसलिए इस युग में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो है खड़ी बोली, और जिसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के साथ जो मित्र मंडली थी उसके अंदर जाता है। चौथा चैप्टर ये हो गया। पांचवा चैप्टर अपना है प्राकृतिक चित्रण। प्राकृतिक चित्रणों की अगर मैं बात करूं तो हिंदी साहित्य में आपको हर युग में प्राकृतिक चित्रण मिल जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक चित्रण का मतलब ये है कि पहले प्राकृतिक काफी हरी भरी थी, और जो कवि थे वो प्रकृति के बारे में, नदी नाले तालाब पक्षियों के बारे में खूब सारी कविताएं लिखते थे। छठा जो चैप्टर है अपना हास्य और व्यंग की प्रधानता। हास्य व्यंग की प्रधानता, तो ये लगभग 6 टॉपिक्स हैं जो भारतेंदु युग के साहित्य की विशेषता कह सकते हैं या प्रवृत्तियां कह सकते हैं। इसमें से लगभग एक सवाल आता ही रहता है कि भारतेंदु युग के साहित्य की विशेषताएं बताएं। तो आपको सबसे पहले राष्ट्रीयता के बारे में लिखना है, दूसरा सामाजिकता के बारे में, जो समाज में इतनी भी सारी जो 1850 के आसपास गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, बाल विवाह है, मृत्यु, वो जो बहुत सारी कुरीतियां थी जो समाज में, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र या उनकी मित्र मंडली के द्वारा जिसका समाधान किया गया। तीसरा भक्ति भावना, और जो चौथा चैप्टर है ये तो इस युग की जान है, यानी कि गद्य के अंदर खड़ी बोली का प्रयोग हिंदी साहित्य में पहली बार हुआ था। नहीं, इससे पहले जो भी कविताएं लिखी गई, गद्य तो लिखा ही नहीं गया, और जो लिखा भी गया तो संस्कृत भाषा में लिखा गया। पर खड़ी बोली के बाद में पद्य में ब्रज भाषा, इसमें भी काफी सुधार हुआ। पांचवा प्राकृतिक चित्रण, छठा हास्य और व्यंग की प्रधानता। ये भी थोड़ा सा जब आदमी नीरस हो जाता है तो हास्य व्यंग से क्या है, थोड़ा सा उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है। इसलिए इस युग में 6 पॉइंट्स रखे हैं भारतेंदु जी ने, या भारतेंदु जी के साहित्य से 6 पॉइंट्स निकल के आते हैं। और जो आगे के युग हैं या इनके 4 कवियों का जो वर्णन है मैं अगले वीडियो में आपको बताना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। हाँ भैया।